क्या आप लोग का बोलिए, क्या है बोलिए। 12th न्यू के लिए फॉर्म लिए हैं? फॉर्म नहीं लिए, वेट कीजिए थोड़ा देर, भैया जो बोले ना वो आएंगे, फिर भैया एडमिशन ले लेंगे। ऑफिस में बैठ जाइए 10 मिनट। प्रकाश का विवर्तन, लिखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इधर आकर बैठ जाओ, उधर से आप लोग, वो बोर्ड आज नहीं चलेगी, इधर बैठिए आकर सभी लोग। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? बड़ा सिंपल घटना याद रखना है कि न्यूटन साहब का मानना था कि प्रकाश कैसा चलता है, सीधा चलता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये प्रकाश का कोई स्रोत है, मान लीजिए ये प्रकाश का कोई स्रोत है और यहां से लाइट निकली, यहां पर एक कोई अवरोधक है, ये देखिए यहां पर एक अवरोधक है, और ये जो अवरोधक है ना, इसमें एक छेद हमने कर दिया इस अवरोधक में, ये देखिए हमने इसमें 2 इंच का छेद कर दिया यहां से यहां तक। बाकी भाग ये अपारदर्शी है, अवरोधक है, ये लाइट को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहां से लाइट आया, यहां पहुंचा, तो लाइट कितने भाग से आगे बढ़ेगा? मात्र 2 इंच से। ठीक है, अंधेरा घर है, अंधेरा कमरा है, रूम है, और यहाँ 2 इंच से लाइट आगे बढ़ रहा है, और इधर हमने एक क्या लगा दिया? स्क्रीन लगा दिया। तो इस पर्दा का कुछ भाग क्या होगा? चमकेगा, ब्राइट होगा। तो पर्दा का कितना भाग ब्राइट होगा? लाइट यहीं तो ऐसे ही जा सकती है, लाइट ऐसे ही जा सकती है, किसके अनुसार? न्यूटन साहब के अनुसार। यहां से लाइट सीधे, यहां से लाइट सीधे, और इसके ऊपर जो लाइट जाएगा वो तो टकरा कर इधर चला जाएगा। तो पर्दा का इतना ही भाग क्या होगा? चमकेगा। 2 इंच का भाग ही चमकना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पर्दा का 2 इंच नहीं, पर्दा का यहां से लेकर यहां तक का भाग चमकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लाइट यहां तक पहुंचा और यहां तक पहुंचा, यहां लाइट कैसे पहुंचेगी? इसका सीधा मतलब है प्रकाश यहां से गया और यहां से क्या हो गया? मुड़ गया, इस अवरोधक के किनारे से मुड़ गया, यहां से भी प्रकाश क्या हो गया? मुड़ गया। ये देखिए, और ऐसा होता है, ये पूरा भाग चमक रहा है यहां पर। तो प्रकाश किरण को जब किसी अपारदर्शी अवरोधक से रोका जाता है, तो प्रकाश तरंगों को अवरोधक के किनारे से जो ये मुड़ने की घटना है, ये जो अवरोधक के किनारे से मुड़ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जब प्रकाश तरंग को किसी अपारदर्शी अवरोधक से रोका जाता है, तो प्रकाश किरण अवरोधक के किनारे से मुड़ जाती है। प्रकाश किरण को अवरोधक के किनारे से मुड़ने की इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। लिखिए तो, देखिए जब जब दोस्त
देखिए जब 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 प्रकाश किरण को जब प्रकाश किरण को जब प्रकाश किरण को जब प्रकाश किरण को किसी अपारदर्शी अवरोधक से जब प्रकाश किरण को किसी अपारदर्शी अवरोधक से रोका जाता है, अपारदर्शी अवरोधक से रोका जाता है, अपारदर्शी अवरोधक से रोका जाता है, तो प्रकाश किरण तो प्रकाश किरण तो प्रकाश किरण प्रकाश किरण अवरोधक के किनारे से मुड़ जाती है, तो प्रकाश किरण अवरोधक के किनारे से मुड़ जाती है, तो प्रकाश किरण अवरोधक के किनारे से मुड़ जाती है, तो प्रकाश किरण अवरोधक के किनारे से मुड़ जाती है, तो प्रकाश किरण अवरोधक के किनारे से मुड़ जाती है। प्रकाश किरण को अवरोधक के किनारे से मुड़ने की घटना को ही प्रकाश किरण को अवरोधक के किनारे से मुड़ने की घटना को ही 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 प्रकाश का मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। पैरा चेंज कीजिए। देखिए विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, विवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर लिखिए, फ्रेनल का विवर्तन, फ्रेनल वैज्ञानिक थे, फ्रेनल का विवर्तन, फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल का विवर्तन। क्या लिखेंगे इसमें, सुनिए। जब ये देखिए, ये क्या है अवरोधक, ये क्या है प्रकाश स्रोत, ये क्या है पर्दा, ये देखें ये पर्दा है। जब प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा या दोनों ही, या तो ये और ये दोनों ही इस अवरोधक से एक निश्चित दूरी पर होगा, ये डिस्टेंस फिक्स है, 5 मीटर 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये दूरी फिक्स है। स्रोत और अवरोधक की दूरी फिक्स हो तो उस समय जो विवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेनल का विवर्तन। लेकिन जब पर्दा और प्रकाश स्रोत दोनों की दूरी इस अवरोधक से अनंत हो जाए तो उस समय जो विवर्तन होता है उसको कहते हैं फ्राउनहोफर का विवर्तन, फ्राउनहोफर का विवर्तन। बस नाम रख दिया गया। जब ये लाइट सोर्स बहुत दूरी पर होगा तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी क्योंकि लंबी दूरी से आ रहा है, और जब नजदीक होगी तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता का मतलब ज्यादा लाइट, वो चमक। लिखे तो फ्रेनेल का विवर्तन। लिखे लिखे जब प्रकाश स्रोत या जब प्रकाश स्रोत या पर्दा, जब प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों ही अवरोधक से
अवरोधक या छिद्र से, अवरोधक या छिद्र से, अवरोधक या छिद्र से, अवरोधक या छिद्र से परिमित दूरी पर होता है, अवरोधक या छिद्र से परिमित दूरी पर होता है, परिमित दूरी पर होता है, अवरोधक या छिद्र से परिमित दूरी पर होता है, परिमित दूरी पर होता है, तो प्राप्त विवर्तन, तो प्राप्त विवर्तन, तो प्राप्त विवर्तन, तो प्राप्त विवर्तन फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है, तो प्राप्त विवर्तन फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है, तो प्राप्त विवर्तन फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है, तो प्राप्त विवर्तन फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है। लिखिए फ्राउनहोफर का विवर्तन। फ्राउनहोफर का विवर्तन, क्लास खत्म होने के बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का वो करेंगे, जब क्लास चलती है तो नहीं हो पाता है सही से लाइव क्लास। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी 31 के बाद हम लोग ये कर देंगे। और जो लाइव क्लास यूट्यूब पर हम लोग देते हैं उसका चैनल का नाम चेंज हो जाएगा। अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर थोड़ा सा स्ट्राइक लग चुका है, वो अब काम नहीं करेगा, इसलिए नया चैनल आपको बताया जाएगा, उस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, करने का मन होगा तो। देखिए हम लोग नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करो लाइक करो, ठीक है? तो पता ना, लोग आएगा तो पहले कहेगा सब्सक्राइब करो लाइक करो। हमको कहने का क्या मतलब है, काम आपको है ना, आपको पढ़ना है, आपको मन है तो करो, नहीं है तो नहीं करो। हमारा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये आदमी हमेशा दुखी रहता है जो अपना डिसीजन दूसरे के हाथ में सौंप देता है। अब दूसरे को कहेगा लाइक करना है, लाइक कीजिए, और दूसरा नहीं करेगा तो बुरा लगेगा, लगेगा ना बुरा, इसलिए उससे अति ही नहीं रखो ज्यादा। ए कुमार फिजिक्स क्लासेस की जगह आपको ये वाला चैनल मिलेगा, मैं इसका शेयर कर दूंगा लिंक, फाइव फिजिक्स के नाम से, जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। हाँ, पहले हमारा टेलीग्राम चैनल भी ए कुमार फिजिक्स क्लासेस के नाम से था, वो भी किसी कारणवश डिलीट हो गया, उसमें बहुत सारे 3,3500 बच्चे जुड़े हुए थे। फिर हमने इस नाम से चैनल बनाया था, टेलीग्राम चैनल, सेम नाम से फाइव फिजिक्स के नाम से आपको ये यूट्यूब चैनल दिखाई देगा, उसको जाकर आप वही मन है तो कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है? तो उसी पर हम लोग लाइव आएंगे। लिखिए जब, जब हो गया आप लोग का, दीजिए इधर, फीस लाए हैं, निकालिए फटाफट। 4,000 एक बार में कोर्स का फी, 2 बार में 4500 है। आपको जानकारी था ये? नहीं था जानकारी? अभी जानकारी होगी ना, अभी बहुत समय है, आप बाद में भी करवा सकते हैं। देखिए लिखिए जब प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों ही, दोनों ही, दोनों ही, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों ही, दोनों ही किसी अवरोधक या छिद्र से, 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 किसी अवरोधक या छिद्र से अनंत दूरी पर होता है, किसी अवरोधक या छिद्र से अनंत दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर होता है,
हम लोग का कोर्स का फी 4000 है, रेगुलर फी 4000 है। वो तो एक दिन हम लोग इसलिए एडमिशन ले लेते हैं 3000 में, ताकि मैक्सिमम बच्चा का एडमिशन हमारे पास हो जाए, तो क्लास के समय हमें फिर मांगना ना पड़े, हमारी क्लास चलती रहे, इसलिए हम लोग 3000 में कर देते हैं। और एक और कारण है कि शहर में भी ज़्यादा फी ना हो पाए, क्योंकि लोग सोचेगा ना कि मास बच्चे वाले टीचर इतना ही रख रहा है और आप इतना फी रख रहे हो, तो 3-4 जो मास बच्चे को जो टीचर पढ़ाते हैं, यदि उनका फी कम हो तो शहर का फी ऑलरेडी क्या रहेगा, कम ही रहेगा। और 3-4 टीचर यदि 6000 कर दे, पूरे शहर का कितना हो जाएगा, 6000 ये प्लस ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक लिमिट ही फिक्स रखा जाए, ताकि शहर का फी ज्यादा हो ही ना। देखिए तो हम लोग का नहीं है 4000 से बढ़ने का, हम लोग नहीं है, शुरू से हम लोग का, हमारी व्यवस्थाएं बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन फी हम लोग का कांस्टेंट है, उतना ही है। अब 4000 तो एक नाम का है ना, 4000 में तो अब कम ही बच्चे का होगा, 300-400 बच्चे का होगा, मैक्सिमम बच्चा तो इसी में करवा लिया है। देखिए, लेकिन वो एक दिन के लिए रहता है। अभी जो भी बच्चे आ रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं 3000 रुपया लेकर, उसमें एडमिशन हम लोग के यहाँ नहीं होता है। हम लोग यहाँ एक रूल्स है, उसी रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, आप कुछ भी कर लो। जब प्रकाश स्रोत या पर्दा, प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों ही किसी अवरोधक या छिद्र से अनंत दूरी पर होता है, तो प्राप्त विवर्तन तो प्राप्त विवर्तन तो प्राप्त विवर्तन तो प्राप्त विवर्तन प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर का विवर्तन कहलाता है। तो प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन से केवल विवर्तन का परिभाषा आपसे पूछेगा, याद रखना है। ये फ्राउनहोफर फ्रेनेल का विवर्तन वगैरह नहीं पूछेगा। देखिए पोलराइजेशन, ध्रुवन, देखिए ध्रुवन क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है या अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग है। दोनों में क्या अंतर होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में कंपन और तरंग का संचरण एक ही दिशा में होता है। ऐसे ये देखिए जा रहा है आगे, और कंपन भी कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में जो कंपन होता है वो संचरण के लंबवत होता है। जैसे प्रकाश तरंग इधर जा रहा है, ये ऐसे देख ले, जा कहाँ रहा है, आगे, कंपन कहाँ हो रहा है, जिधर जा रहा है उसके लंबवत। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग जिस दिशा में जाती है उसके लंबवत तल में वो कंपन करती है। यदि प्रकाश आगे जा रही है तो इसका लंबवत तल ये है, तो इसमें लाइट ऐसे कंपन करेगा, ऐसे कंपन करेगा, ऐसे कंपन करेगा, इस तरह से कंपन करेगा। लेकिन संचरण के लंबवत तल में ही कंपन करता है। यदि संचरण ऐसे हो रहा है तो लंबवत तल कौन होगा, ये लंबवत तल है। यदि संचरण ऐसे हो रहा है तो लंबवत तल कौन होगा, ये। यदि संचरण ऐसे हो रहा है तो लंबवत तल ये होगा। तो पहले लंबवत तल ले लेना है, संचरण के लंबवत एक सरफेस ले लेना है, और उसी सरफेस में कंपन होगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, इस तरह से। तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग का मतलब है कि संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में कंपन होगा। यहां से एक लाइट निकली और ये लाइट इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो मुझे बताइए तरंग का जो कंपन होगा वो किस दिशा में होगा। तो एक यहाँ सतह की कल्पना कीजिए, इसके लंबवत दिशा में ऐसे, ये जो तरंग संचरण की दिशा है इसके लंबवत ये तल है, इसमें ऐसे एक कंपन होगा, प्रकाश का कंपन ऐसे, ये देख लीजिए, इस तरह से कंपन। और कैसे, ऐसे हो सकता है कंपन,
ऐसे हो सकता है कंपन, इस दिशा में या इस दिशा में, ऐसे हो सकता है कंपन। याद रखना ये कंपन किस तल में हो रहा है, लंबत तल में, संचरण के लंबत तल में ये कंपन हो रहा है, और यही कंपन कहां पर रहेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ये देख लीजिए, तो कंपन किस दिशा में हो रहा है, अंश सभी दिशाओं में हो रहा है, लंबत तल में सभी दिशाओं में ये कंपन हो रहा है। ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। ये अध्रुवित प्रकाश है, आपके एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछ सकता है। अध्रुवित प्रकाश से क्या समझते हैं, अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश तरंग का कंपन तरंग संचरण के लंबत तल में सभी दिशाओं में होता है, इस तरह से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाराती पंडाल में घुसने से पहले रहता है, एक बारात पंडाल में इन करने से पहले डांस करता है, इधर उधर करता है, छितर बितर रहता है, लेकिन जब वो पंडाल के अंदर जाता है तो पंडाल में एक गेट है, तो एक गेट से जाता है तो सबका डायरेक्शन क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, सबका डायरेक्शन सीमित हो जाता है। तो पंडाल के बाहर है तो वो कौन सा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, उसका कंपन वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होता है। अब हमने क्या किया, कुछ ऐसा पंडाल जैसा ही बना दिया कि अब आगे जो प्रकाश है ना, ये देखिए ये तरंग संचरण है, अब प्रकाश का कंपन केवल ऐसे हो रहा है, केवल ऐसे हो रहा है, ये देख लीजिए। अब इस पहले इसमें क्या था, ऐसे भी हो रहा था, ऐसे भी हो रहा था, ऐसे भी हो रहा था, कंपन ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, लेकिन अब क्या है, अब लंबत तल में कंपन एक ही दिशा में हो रहा है, ऐसे ऐसे, ये वाला क्या हो गया, खत्म, ये वाला यहां से गायब हो गया। तो हमने प्रकाश का जो ये कंपन है उसको सीमित कर दिया, कहने का मतलब बाराती पंडाल में प्रवेश करेगा, एक सीमित डायरेक्शन हो गया, ये देख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवित प्रकाश, ये देखिए ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आप देखते होंगे जब बारात बाहर रहता है तो बारात भी नाचता है और सरात भी नाचता है, सब नाचता है, लेकिन जब पंडाल में जाने की बारी होती है क्या होता है, सरात अपने आप छटा जाता है, केवल अंदर कौन जाता है, बाराती जाता है। वो है वो उस तरह का सिस्टम हमने बनाया हुआ कि सरात नहीं बैठ सकता है कुर्सी पर, सरात अंदर नहीं जा सकता, एक कद्दू के स्टाफ को छोड़कर नहीं जा सकते, बाहर ही रहेगा। ये एक लाइन में आप समझिए ना, अध्रुवित प्रकाश में सभी दिशाओं में कंपन होगा, लेकिन ध्रुवित प्रकाश में बाकी दिशा वाला कंपन को हम रोक देते हैं और एक दिशा वाला कंपन को हम आगे जाने देते हैं। कौन सी दिशा वाला कंपन को, जो हमें चाहिए, जिस दिशा वाला कंपन हमें चाहिए उसी दिशा वाला कंपन को आगे हम जाने देते हैं। तो मुझे बताइए लाइट की चौकाचौंध कहाँ ज्यादा होगा, अध्रुवित में या ध्रुवित में, यहाँ पर ज्यादा लाइट है और यहाँ पर कम है, क्यों, क्योंकि बाकी दिशा वाले कंपन को, तरंग को हमने क्या किया, छांट दिया, एक ही दिशा वाले कंपन को हम लोग ले जा रहे हैं। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। क्यों करते हैं प्रकाश का ध्रुवन, हम इसलिए प्रकाश का ध्रुवन करते हैं क्योंकि गर्मी में जो सन से लाइट आती है वो कैसा प्रकाश है, उसमें सभी दिशाओं में क्या है, कंपन है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आंख में वो लाइट जाए, चकाचौंध वाली लाइट जाए, हम चाहते हैं हमारे आंख में कम लाइट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करेंगे। कैसे ध्रुवित करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल तरीका इसको ध्रुवित करने का, देखिए दो तरह का कंपन सोचिए, एक कंपन ऐसे और एक कंपन ऐसे, एक कंपन ऐसे, एक कंपन ऐसे, लेकिन आपको दो ही के बारे में सोचना है फिलहाल, एक ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये कंपन आगे बढ़ रही है। हमने क्या किया, एक पदार्थ लाया, एक क्रिस्टल लाया और उसकी अपनी एक संरचना है, इस तरह का क्रिस्टल ऐसे, ये देखिए, और हमने इसके सामने रख दिया, तो एक कंपन ऐसे होते हुए ऐसे जा रहा है, देखिए इस कंपन को ये क्या करेगा, रोक देगा, लेकिन जो कंपन ऐसे जा रहा है इसको क्या होगा,
आगे जाने देगा। तो इससे पहले सभी दिशा में कंपन है, लेकिन इसके बाद केवल यही वाला कंपन जाएगा, ये वाला कंपन नहीं जाएगा। ये देखिए रोक रहा है, ये वाला कंपन नहीं जाएगा, या ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपन नहीं जाएगा। तो इससे पहले सभी दिशाओं में कंपन हो रहा है, लेकिन इसके बाद एक ही दिशा में कंपन हो गया। तो इससे पहले अध्रुवित प्रकाश है और इसके बाद ध्रुवित प्रकाश हो गया। इसके बाद कम ही प्रकाश जा रहा है। क्या ऐसा पदार्थ हम बनाए हुए हैं? आंसर यस, बनाए हुए हैं। ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म या पोलराइड, पोलराइड। आपके एग्जाम में पूछेगा निकोल प्रिज्म या पोलराइड किसको कहते हैं, लेकिन वह प्रकाश यंत्र जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है, निकोल प्रिज्म कहलाता है। और ये आपके चश्मा में रहता है। वो जो गर्मी के दिनों में लोग गॉगल पहनता है ना, चश्मा, कौन सा चश्मा, ऐसे आप देखेंगे बड़ा चमक चमक लगेगा, बड़ा ही मतलब तीव्रता लाइट की लगेगी, लेकिन जब आप उसको पहन लेते हैं तो लगता है कि लाइट है ही नहीं। पहने हो कभी चश्मा? आप पहनना, लगेगा लाइट है ही नहीं, पूरा छाया है। क्यों? क्योंकि ऐसे आपके आंख में कौन सी प्रकाश जा रही है? अध्रुवित, बहुत सारे लाइट जा रहे हैं। लेकिन जब वो गोगल आप पहन लेंगे तो उस गोगल की ऐसी संरचना होती है कि वो एक ही कंपन को कहां जाने देता है? अंदर जाने देता है। बहुत ही कम लाइट अंदर जाती है, तो आपको चकाचौंध नहीं दिखता है बाहर का, और आपकी आंख ज्यादा लाइट से भी क्या रहता है? बचा हुआ रहता है। ये निकोल प्रिज्म होती है हमारा, ये पोलराइड होता है। या हवाई जहाज के खिड़की में यही होता है। हवाई जहाज के खिड़की में भी हम सनलाइट को ज्यादा सनलाइट वहां नहीं चाहते हैं कि सनलाइट कहाँ जाए, हवाई जहाज के अंदर जाए, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर एक प्रेशर हमें बनाकर रखनी होती है, तो हम उसमें एक खिड़की लगा देते हैं निकोल प्रिज्म पोलराइड का। ये क्या करता है? अध्रुवित प्रकाश में से बहुत सारे कंपन को बाहर ही रखता है और एक स्पेशल डायरेक्शन वाले कंपन को कहां जाने देता है? अंदर जाने देता है। ये प्रकाश का ध्रुवन कहलाती है, इसको आपको याद रखना है। आप देखना कि बहुत सारे जगह, अच्छा एक आता है पोलराइज सीट आता है, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर, आप टीरा पर नहीं मिलेगा, वहां मेकअप का सामान मिलता है। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाकर देखना, वहां पर आप सर्च करना पोलराइजेशन सीट पेपर, 150 रुपया ऐसे में 50-60 रुपया में मिलता है, या आपके बाजार में मिल जाएगा। वो पोलराइजेशन सीट क्या करेगा? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देगा। ये देखिए दो कंपन सोचिए, एक कंपन ये ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, और हमारे पास एक ये निकोल प्रिज्म है, पोलराइजेशन सीट है ये वाला। या ऐसे समझिए, एक कंपन यहां से ऐसे आ रही है, ऐसे इस तरह से, और यहां सेब रखा हुआ है। तो हमने क्या किया? एक पोलराइजेशन सीट लाया ऐसे, तो देखिए ये कंपन ऐसे गया और यहां से चल गया, ये सेब क्या हो रहा है? दिख रहा है, क्योंकि यहां से लाइट क्या हुआ? पास हुआ। लेकिन इसी सीट को मैं ऐसे कर देता हूं, अब ये सेब दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप जादू वगैरह में भी देखते होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से ध्रुवित प्रकाश आ रहा है, केवल एक दिशा वाला कंपन आ रहा है, और इस एक दिशा वाले कंपन को ये क्या करेगा? रोक देगा। ये क्रिस्टल, ये देख लीजिए। लेकिन इसी को ऐसे कर दीजिए, अब इसको नहीं रुकेगा, तो ये वस्तु क्या होगी? आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो लिखिए तो इसका परिभाषा, देखिए वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें सामान्य अध्रुवित प्रकाश, वह प्रक्रिया जिसमें सामान्य अध्रुवित प्रकाश, जिसमें सामान्य अध्रुवित प्रकाश, जिसमें सामान्य अध्रुवित प्रकाश, जिनमें जिनमें सामान्य अध्रुवित प्रकाश, जिनमें प्रकाश तरंगों का कंपन, प्रकाश तरंगों का कंपन, प्रकाश तरंगों का कंपन तरंग संचरण के लंबवत तल के, तरंग संचरण के लंबवत तल में, लिखे तरंग संचरण के लंबवत तल में, तरंग संचरण के लंबवत तल में
तरंग संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में होता है वह प्रक्रिया जिसमें सामान्य और ध्रुवित प्रकाश, जिनमें प्रकाश तरंग का कंपन, तरंगों का कंपन तरंग संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होता है, को एक निश्चित दिशा में 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 सीमित करना सीमित करना प्रकाश का ध्रुवन कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवन कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवन कहलाती है। बच्चा लोग आता है तो उसको समझा दिया कीजिए फीस के बारे में, ये नहीं कि जाकर सर से पूछ लो। हमारे यहाँ आएगा तो मैं भी वही बात बोलूंगा, एक निश्चित दिशा में सीमित कर देता है, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। लिखिए, अध्रुवित प्रकाश देकर डैश दीजिए, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। देखिए, अध्रुवित प्रकाश में, 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 प्रकाश में, अध्रुवित प्रकाश में, प्रकाश में तरंग संचरण के दिशा के, अध्रुवित प्रकाश में तरंग संचरण के दिशा के, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत तल में, लंबवत तल में, लंबवत तल में प्रकाश तरंग का कंपन, लंबवत तल में प्रकाश तरंग का कंपन, प्रकाश तरंग का कंपन, वाइब्रेशन, वही नाचना, प्रकाश तरंग का कंपन, कंपन सभी संभव दिशाओं में होता है, सभी संभव दिशाओं में होता है, सभी संभव दिशाओं में होता है, सभी संभव दिशाओं में होता है। चलिए लिखिए, ध्रुवित प्रकाश दूसरा में, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। बड़े बड़े ऑफिस में आप देखते होंगे ग्लास लगा हुआ रहता है, और उस ग्लास में जो उसका डिजाइन होता है वो ये वाला वेव्स को, लंबवत वाला तरंग को क्या होगा जाने देगा ऐसे। तो इधर ऑफिस में कोई बैठा हुआ है और एक बल्ब जल रहा है, और वो बल्ब क्या कर रहा है, केवल ये वाला कंपन निकाल रहा है ऐसे। बाहर गया और बाहर आप बैठे हुए तो आप देखेंगे ऑफिस में कौन बैठा हुआ है, तो जो ऑफिस में बैठा हुआ उसने क्या किया, इस बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया और दूसरा बल्ब को जला दिया। तो दूसरा बल्ब क्या करता है, ये वाला कंपन भेजता है। ये देखिए, इस ग्लास ने क्या किया, इस कंपन को रोक दिया। अब आप ऑफिस वाले व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऑफिस में पहले भी लाइट था और अभी भी लाइट है, वो अपना काम कर रहा है। आप फिल्मों में देखते होंगे, बड़े बड़े फिल्मों में देखते होंगे कि जो मैनेजर होता है या जो सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, वो रिमोट ऐसे बंद करेगा, बाहर वाले स्टाफ को मैनेजर अब नहीं दिख रहा है, फिर रिमोट ऐसे प्रेस करेगा, अब क्या हो रहा है, दिख रहा है। जबकि कांच क्या है, सेम है, बस एक बार एक बल्ब ये वाला कंपन दे रहा है और एक बल्ब ये वाला कंपन दे रहा है। देखिए, तो ध्रुवित प्रकाश में
ध्रुवित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश में तरंग संचरण के लंबवत दिशा में तरंग संचरण के लंबवत दिशा, ऐसे लिखिए, तरंग संचरण के दिशा के, तरंग संचरण के दिशा के, ध्रुवित प्रकाश में तरंग संचरण के दिशा के, तरंग संचरण के दिशा के, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत तल में, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत तल में, लंबवत तल में प्रकाश तरंग का कंपन, प्रकाश तरंग का कंपन, प्रकाश तरंग का कंपन, प्रकाश तरंग का कंपन केवल एक ही दिशा में सीमित हो जाता है, केवल एक ही दिशा में सीमित हो जाता है, केवल एक ही दिशा में सीमित हो जाता है। और ये फिगर बना लीजिए दोनों। उसके बाद लिखिए निकोल प्रिज्म, और निकोल प्रिज्म के बाद लिखेंगे पोलराइड। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, एक क्रिस्टल चाहिए जिसमें एक स्पेशल डिजाइन हम बनाते हैं, और उस क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म या पोलराइड। तो निकोल प्रिज्म या पोलराइड एक प्रकाशीय उपकरण है जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है, और उसका फिर हम विश्लेषण करते हैं। कल हम लोग 10 से 12 टेस्ट करेंगे, और क्लास भी हम लोग कर लेंगे 1 घंटा। 1 घंटा क्लास हम लोग मैं मैसेज कर दूंगा, 8 से 9 रहना चाहिए संभवतः। या फिर हम लोग देखेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि संडे को जब हम ये 31 को हम लोग 2 घंटा पढ़ेंगे, उसमें भी खत्म हो जाएगा। कल भी 1 घंटा पढ़ लेंगे तो उस दिन थोड़ा पहले खत्म हो जाएगा। लिखे निकोल प्रिज्म देकर डैश दीजिए, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, ये चैप्टर और बेहतर तरीका से हो सकता था, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है उसका कितना प्रतिशत हो रहा है? 80% ही हो रहा है। और बेहतर तरीका से हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि खगड़िया का बच्चा इसको डिजर्व करता है, इन चीजों को। कुछ बच्चे को छोड़कर मैक्सिमम हम लोग तो मास को लेकर ही हम ऐसा करते हैं ना, जो मास करता है वही रूल्स है, चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन निकोल प्रिज्म, लेकिन वह निकोल प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है, निकोल प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है
निकोल प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है। निकोल प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है, एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा निकोल प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तथा इसका विश्लेषण किया जाता है, तथा इसका विश्लेषण किया जाता है, तथा इसका विश्लेषण किया जाता है, जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तथा इसका विश्लेषण किया जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तथा इसका विश्लेषण किया जाता है। चलिए पोलराइड लिखिए और सेम परिभाषा लिख लीजिए। पोलराइड लिखिए पोलराइड एक प्रकाशीय उपकरण है जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तथा इसका विश्लेषण किया जाता है। सेम डेफिनेशन ऊपर वाले को आप कट करके यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और आजकल के लोग तो ये करने में बड़ा ही माहिर है, बहुत आराम से आसानी से कर लेता है और सामने वाला जो देखता है समझ लेता है उसी का ये नॉलेज है। लेकिन जो स्टेटस लगाए ना उसको सुबह होकर पूछो कि तुमने रात में जो स्टेटस लगाया बोलो उसका 2 लाइन, नहीं बोल पाएगा वो। लेकिन स्टेटस में इतना भयानक बात लिखा हुआ रहेगा ना, लगेगा कि ये बड़ा ही मतलब सिद्ध पर्सन, सिद्ध पुरुष है। चलिए ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करना, ये प्रकाश का क्या कहलाता है? ध्रुवन। और ध्रुवन करने के लिए कौन से सिस्टम का यूज करते हैं? निकोल प्रिज्म और पोलराइड। क्या ऐसा संभव है कि बिना इसके बिना ध्रुवन किया जा सके? आंसर यस, परावर्तन के द्वारा भी ध्रुवन संभव है। और ये चीजें ब्रूस्टर साहब ने बताया था कि कोई निकोल प्रिज्म पोलराइड की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन होती है, रिफ्लेक्शन से भी ध्रुवन होती है। कैसे? सुनिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई सतह है और ये अपवर्तक सतह है, पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ है, ये कोई पारदर्शी माध्यम। और इस पारदर्शी माध्यम, ये जो पारदर्शी माध्यम है, ये इस पारदर्शी माध्यम का वर्तनांक म्यू है। चलिए, एक प्रकाश किरण यहां से आया और इस पारदर्शी माध्यम पर गिरा और इसमें कंपन सभी दिशाओं में हो रहा है क्योंकि ये कौन सी प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। प्रकाश का कंपन इसमें सभी दिशाओं में हो रहा है। ये देखें, अब यहां से ये इस माध्यम में प्रवेश करेगा, किधर झुकेगा? अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर? अभिलंब की ओर। ये अपना रास्ता बदल लेगा, सबको मालूम है। अब इस दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा वो भी अध्रुवित रहेगा या ध्रुवित रहेगा? अध्रुवित ही रहेगा। इसमें भी कंपन सभी दिशाओं में होगी प्रकाश की। लेकिन जब ये लाइट यहां आकर फॉल करती है तो इसका मैक्सिमम भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा यहां से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। सबको मालूम होना चाहिए, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पानी पर जब प्रकाश आकर गिरती है तो मैक्सिमम लाइट तो अंदर चली ही जाती है, लेकिन कुछ लाइट पानी के सरफेस से टकराकर ऊपर लौटती है। और टकराकर लौटना क्या कहलाता है प्रकाश का? ये यहां से लौटा, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल है। और ये आपतन कोण आई है और ये परावर्तन कोण आर है। और ये परावर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण के बीच का कोण है, एंगल है। अब ब्रूस्टर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1811 ईस्वी में क्या देखा कि ये जो आपतित प्रकाश है ये अध्रुवित है,
लेकिन यहां से जो प्रकाश का कुछ हिस्सा परावर्तित होता है ये आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। आंशिक रूप से ध्रुवित कहने का मतलब ये देखिए, यहां से परावर्तित प्रकाश ऐसे जा रहा है, ये देख लीजिए, यहां से अध्रुवित प्रकाश आया, अपवर्तित हुआ अध्रुवित प्रकाश, लेकिन जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुआ ये अध्रुवित है या ध्रुवित है? देखिए ये दोनों लाइट क्या हो गया, ध्रुवित, इसका कंपन सीमित हो गया इसे, लेकिन ये अभी भी क्या है, अध्रुवित है। तो इसको हम कहेंगे आंशिक रूप से ध्रुवित होना, आंशिक ध्रुवन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या है आप लोग का? है नहीं, आदमी नहीं है। हाँ बताइए, पूछिए, बताएगा। देखिए तो ये चीजें पहली बार किसने देखा था? हाँ, ब्रूस्टर साहब ने देखा था। ये चीजें सबसे पहले ब्रूस्टर साहब ने देखा था। ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से पार्शियली पोलराइज था। ब्रूस्टर साहब ने क्या किया, ये जो आपतित प्रकाश है इसका एंगल बदल दिया, ये देखिए एंगल ये कर दिया। जब उन्होंने एंगल आपतन कोण का मान चेंज करके I1 रख दिया, अब यहां से लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, आपतन कोण बढ़ा तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परावर्तन कोण भी बढ़ गया। लेकिन अब उन्होंने क्या देखा, ये लाइट पहले से ध्रुवित था, ये भी ध्रुवित है, ये भी क्या हो गया, ध्रुवित हो गया, ये भी लाइट ध्रुवित हो गया। लेकिन अभी भी कुछ लाइट ऐसे हैं जो क्या है, अध्रुवित है। उन्होंने आपतन कोण का मान फिर से चेंज कर दिया, ये आपतन कोण का मान I2 कर दिया, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो गया परावर्तन कोण का मान। लेकिन इस I2 आपतन कोण पर उन्होंने क्या देखा कि परावर्तित किरण में जितने भी लाइट हैं सबके सब क्या हो गए, सबके सब ध्रुवित हो गया, सबके सब ध्रुवित हो गया। यानी यहाँ 50% था, यहाँ 70% हो गया और यहाँ 100% ध्रुवन हो गया, ये देख लीजिए। तो ये जो प्रकाश ध्रुवित हो रहा है, ये जो ध्रुवित प्रकाश है, क्या ये निकोल प्रिज्म की सहायता से हुआ? नहीं, परावर्तन द्वारा ये हुआ। और आपतन कोण के किस मान पर ये पूर्ण रूप से ध्रुवित हो गया, I2 पर। तो आपतन कोण का वह मान जिस वैल्यू पर परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है उस कोण को हम ध्रुवन कोण कहते हैं। तो ये I2 कौन सा कोण कहलाएगा, ध्रुवन कोण, और इसको IP से सूचित करते हैं। I आपतन कोण, P का मतलब पोलराइजेशन यानी ध्रुवन कोण। तो बड़ा ही सिंपल है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर गिरती है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है ध्रुवन कोण कहलाता है। तो ये एंगल आपके एग्जाम में पूछता है ध्रुवन कोण से क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो आपतन कोण का वह मान जिस वैल्यू पर परावर्तित किरणें पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाएगी ध्रुवन कोण कहलाएगा। ब्रूस्टर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक और चीज देखा कि ये जो ध्रुवन कोण है ना, ये IP इस IP का ध्रुवन कोण का उन्होंने स्पर्श जया लिया। IP क्या है, ध्रुवन कोण है, और यहाँ पर टेन लगाने का क्या मतलब, स्पर्श जया, टेन को स्पर्श जया बोला जाता है, टेंजेंट। मान लीजिए ये एंगल कुछ है 40 डिग्री 45 डिग्री, और उस 40-45 को किसके साथ लिया गया, टेन के साथ। तो एक संख्या आएगा, आएगा ना कोई संख्या, वो संख्या इस पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर आया था। ये देख लीजिए, tan IP बराबर म्यू, ध्रुवन कोण की स्पर्श जया पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ब्रूस्टर का नियम भी पूछता है। तो मुझे बताइए ध्रुवन कोण बराबर क्या हो गया, IP बराबर
tan इनवर्स म्यू, tan इधर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, tan रिवर्स म्यू हो जाएगा। ये हमारा ध्रुवन कोण हो गया। और ये किसका नियम है? ब्रूस्टर का। तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो ध्रुवन कोण की स्पर्श जया यानी tan IP उस पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ध्रुवन कोण किसको कहते हैं? जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है ध्रुवन कोण कहलाता है। और याद रखना ध्रुवन कोण पर यह परावर्तित किरण और यह अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्रुवन कोण पर परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री एक्सपेरिमेंट में देखा गया। लिखे तो ध्रुवन कोण देकर जैसे दीजिए। लिखिए जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है, पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो आपतन कोण का वह मान 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 आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित किरण जिस पर परावर्तित किरण जिस पर परावर्तित किरण जिस पर परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, जिस पर परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, जिस पर परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, जिस पर परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, कॉमा ध्रुवन कोण कहलाता है, ध्रुवन कोण कहलाता है, ध्रुवन कोण कहलाता है, ध्रुवन कोण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए। लेकिन ध्रुवन कोण को IP द्वारा सूचित किया जाता है, ध्रुवन कोण को IP द्वारा सूचित किया जाता है, ध्रुवन कोण को IP द्वारा सूचित किया जाता है, ध्रुवन कोण को IP द्वारा सूचित किया जाता है, IP द्वारा सूचित किया जाता है, IP द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे लिखिए ब्रूस्टर का नियम, एक लाइन और वहां लिख लेंगे। लिखिए ध्रुवन कोण पर ध्रुवन कोण पर परावर्तित किरण, ध्रुवन कोण पर परावर्तित किरण, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ध्रुवन कोण पर परावर्तित किरण ध्रुवन कोण पर परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण, ध्रुवन कोण पर परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। लिखिए ब्रूस्टर का नियम लिखकर जैस दीजिए। ब्रूस्टर का नियम,
ब्रूस्टर का नियम, देखिए देखिए क्या है, आप अपने मोबाइल पर ले लीजिए, आपका चलता है, हाँ अपने पर ले लीजिए। मेरा ब्लॉक कर दिया, पांचों अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। देखिए तो मल्टीपल टाइम्स हुआ ना, बैंक को डाउट होता है ना एक ही बार में इतना रुपया कहाँ से आ रहा है, उसमें भी छोटा छोटा अमाउंट कहाँ से आ रहा है, कहीं साइबर अटैक तो कहीं से नहीं करवाया कि दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट में धराधर ले रहा है, पांचों अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। देखिए तो देखिए ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, जबकि सरकार को इस बार भी हम लोग 79,000 टैक्स दिए हैं, फिर भी हम लोग पर विश्वास नहीं हो रहा है सरकार को कि चोरी कर सकता है कहीं से, यानी कहीं से ले सकता है। अगले साल से मुझे लगता है और ज़्यादा नहीं, अगले साल से थोड़ा घट जाएगा क्योंकि टैक्स में थोड़ा सा रिबेट दी है सरकार, शायद अगले साल 55,000 देना पड़ेगा। बुर आप लोग दुखी ना हो, आप लोग भी टैक्स देते हैं, सब टैक्स देता है। आ, आप पेन खरीदने जाते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, सब जगह आप क्या देते हैं सरकार को, टैक्स देते हैं। अलग बात है कि आप अपने पैसा का नहीं देते हैं, दूसरे के पैसा का दे रहे हैं। ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब प्रकाश किसी, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार, हो गया, क्लियर हो गया, आ रहा है आपके अकाउंट पे भी नहीं जा रहा है, ठीक है तो कई बच्चा कैश लेकर आएगा, उन्हीं के मोबाइल में दिक्कत होगा बैंक में। ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो तो ध्रुवन कोण की स्पर्श जया, तो ध्रुवन कोण की स्पर्श जया, तो ध्रुवन कोण की स्पर्श जया, ध्रुवन कोण की स्पर्श जया, ब्रैकेट में लिखिए 10 IP, ध्रुवन कोण की स्पर्श जया ब्रैकेट में 10 IP, 10 IP उस माध्यम के अपवर्तनांक, उस माध्यम के अपवर्तनांक, उस माध्यम के अपवर्तनांक, उस माध्यम के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, उस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। लिख लीजिए नीचे अर्थात करके ये दोनों बॉक्स। बस ध्रुवन में हमें इतना ही करना रहता है, या तो ब्रूस्टर का नियम पूछेगा या कहेगा ब्रूस्टर का नियम निम्नलिखित में से कौन सा, ये चार ऑप्शन में ये एक रहेगा, या ध्रुवन कोण पूछेगा, या प्रकाश के ध्रुवन की परिभाषा पूछेगा, या निकोल प्रिज्म पोलराइड पूछेगा, डेफिनेशन वगैरह। चलिए लिखिए प्रकाश का व्यतिकरण, यहां से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, प्रकाश का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सुनिए, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? अच्छा मान लीजिए, ये तो कोई भी बता सकता है, बड़ा ही सिंपल है कि वेव्स ये प्रकाश स्रोत है और यहां से एक प्रकाश क्या हुआ, निकला। वेव इसी तरह होती है ना, ये एक वेव्स यहां से निकला और ये वेव्स यहां से निकलकर ऐसे जा रही है इस तरह से, और यहां से भी एक वेव्स निकला, यहाँ भी एक प्रकाश स्रोत है यहाँ, और यहाँ से भी एक वेव्स निकला और ये वेव्स ऐसे जा रही है। वेव्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा है। यहाँ से ये चीजें, ये तरंग यहाँ से उठना शुरू करती है और यहाँ मैक्सिमम यहाँ जाती है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है। तो मैक्सिमम जिस बिंदु तक तरंग पहुंचती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, शीर्ष। और फिर यहाँ से घटना शुरू का और न्यूनतम यहाँ तक आई, न्यूनतम जहां तक जाती है उसको क्या कहते हैं, गर्त। ये हो गया ट्रफ, ये हो गया क्रेस्ट, शीर्ष और गर्त, शीर्ष गर्त, शीर्ष गर्त, शीर्ष गर्त। अब ये जो शीर्ष वाली बिंदु है, माध्य बिंदु, इसको माध्य पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो ये दूरी होता है उसको आयाम कहते हैं। मीन पोजीशन से जो ये दूरी होता है इसको आयाम कहते हैं। ऊपर वाले को प्लस ए, नीचे वाले को माइनस आयाम कहेंगे। आयाम एक तरह का विस्थापन होता है कि तरंग ऊपर कितना विस्थापित हुआ है, नीचे कितना विस्थापित हुआ है। आयाम समझ आ रहा है? अब आइए, यहां पर चलना शुरू किया तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। यहां पर बोलेंगे 0 डिग्री। टाइम भी क्या होगा, 0। अब ये यहां से चलकर यहां पहुंचा तो कितना डिग्री, 180 डिग्री ना। ये कितना चक्र हुआ, आधा चक्र, एक चक्र नहीं, कितना चक्र, वृत्त से समझिए ना। यहां से कोई वस्तु चलती है, देखिए यहाँ 0, यहाँ आएगा कितना डिग्री, 90, 90 हुआ ना। ये यहां से यहाँ आएगा तो 180, कितना चक्र, आधा चक्र। आधा चक्र ये कहलाता है। और एंगल कितना बना, 180। तो ये हमारा आधा चक्र है और एंगल पाई 180। लेकिन फिर से यहां से यहां आ जाएगा तो क्या होगा, दूसरा आधा चक्र। ये एंगल कितना पाई हो जाएगा, 2 पाई। ये यहां से चलकर यहां तक आ जाएगा, एक चक्र हुआ और ये 360 डिग्री, 360 डिग्री को हम 2 पाई बोलते हैं। उसी तरह मुझे बताइए कितना, 3 पाई, ये 4 पाई, 5 पाई, इसी तरह बढ़ते चला जाता है। एंगल आपको समझ आनी चाहिए। अब एक चक्कर में जितना दूरी तय करता है कोई भी प्रकाश, उसको हम उसका तरंगदैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो एक चक्कर में ये कितना दूरी तय किया, यहां से लेकर यहां तक, 0 से कहां तक, 2 पाई तक, इसको हम कहेंगे तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य को किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो 2 पाई एंगल में कितना तरंगदैर्ध्य होगा, लैम्डा। एग्जाम में पूछता है लैम्डा तरंगदैर्ध्य में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई एंगल बनेगा। जब तरंगदैर्ध्य लैम्डा दूरी तय कर लेगा तो एंगल, एंगल को हम कला बोलते हैं, याद रखना है, कला, फेज। तो 2, ये लैम्डा दूरी तय करेगा, यानी लैम्डा तरंगदैर्ध्य में कितना कला होगा, कितना फेज होगा, 2 पाई का होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। चलिए फिर से यहां से यहां कितना चक्कर, एक चक्कर लैम्डा। फिर यहां से यहां कितना चक्कर, एक चक्कर, ये भी लैम्डा। तो इस तरंग की पथ की लंबाई कितना है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, कितना, 3 लैम्डा। और फेज कितना है, 6 पाई, 6 पाई ना। एक लैम्डा में 2 पाई होता है, तो 3 लैम्डा में कितना होगा, 6 पाई फेज हो जाएगा, कला इसको बोलते हैं, फेज। ये आपको याद रखना है। अब आइए, मान लीजिए इस तरंग का जो ये आयाम है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, अब
ये शीर्ष है और ये गर्त है, और एक ही साथ किसी बिंदु पर दोनों पहुंच गया। यहां पर एक बिंदु है और दोनों इस बिंदु पर एक साथ पहुंच गया। दोनों तरंग आया और इस बिंदु पर एक साथ, एक टॉर्च ऐसे जलाया, एक टॉर्च ऐसे जलाया, एक ही पॉइंट पर, और एक ही पॉइंट पर दोनों तरंग का प्रकाश का क्या पहुंच गया, ये इसका शीर्ष और इसका गर्त। अब मुझे बताइए यहां जो परिणामी तरंग हमें प्राप्त होगा क्या होगा, उसका आयाम 5 2 7 होगा या 5 - 2 3 होगा? आंसर उसका आयाम 3 होगा। क्यों? क्योंकि जब ये शीर्ष पहुंचेगा तो यहाँ के पार्टिकल्स को 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाएगा, लेकिन उसी समय कौन पहुंचा, गर्त, तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे कर देगा। टोटल आयाम कितना होगा, 3 ही हो जाएगा। अब ये यहां से ऐसे होगा, ये देखिए ऐसे जाएगा, इसका आयाम अकेले इतना बड़ा है, इसका आयाम अकेले इतना बड़ा है, लेकिन दोनों मिलाकर कितना है, ये देखिए इतना छोटा हो गया। प्रकाश की आयाम घट गई। और याद रखना यदि ये घट गया ना, ये इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की तीव्रता भी घट गया, क्योंकि प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना वो आयाम के वर्ग के समानुपाती हो। तीव्रता का मतलब कितना लाइट है, चमक। आयाम घटा, प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी, कम लाइट रह जाएगा, वहां पर चमक कम रह जाएगी। आयाम ज्यादा होगा, तीव्रता भी ज्यादा होगी प्रकाश की। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं, तरंगों का अध्यारोपण। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, मान लीजिए एक तरंग आया उसका आयाम 5 है, और दूसरा तरंग आया उसका भी आयाम कितना ही है, 5 है। अब मुझे बताइए यहाँ पर टोटल आयाम कितना होगा, ये 5 पहुंचा, 5 ऊपर किया, और ये गर्त 5 नीचे किया, तो यहाँ आ गया, सीधा ऐसे हो गया। आयाम 0, तीव्रता भी, और प्रकाश की तीव्रता 0 कहने का मतलब ये जगह कैसा दिखेगा, डार्क, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो गई। न्यूनतम का मतलब 0, प्रकाश की तीव्रता है ही नहीं, ये जगह डार्क दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टॉर्च आप जलाइए, दूसरा भी टॉर्च जलाइए, और दोनों प्रकाश का, एक का शीर्ष पहुंचा और दूसरे का गर्त पहुंचा, लेकिन याद रखें दोनों का आयाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा, 0, और परिणामी तीव्रता भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये जगह डार्क दिखेगा। लेकिन उल्टा सोचिए, एक का शीर्ष यहां पहुंचा और दूसरे का भी क्या पहुंचा, शीर्ष, इसको हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। जिस समय एक का शीर्ष पहुंचा उसी समय दूसरे का भी शीर्ष पहुंचा, तो ये 5 सेंटीमीटर उठाएगा, और ये भी कितना, तो टोटल आयाम ये देखें 10। तो यहाँ पर प्रकाश का आयाम महत्तम, तो तीव्रता भी क्या होगा, महत्तम। ये जगह पहले की तुलना में अब क्या होगा, ज्यादा चमकेगा, ब्राइट करेगा। ये देख लीजिए। तो जब समान आयाम या समान तरंग दैर्ध्य कर दीजिए कि दो प्रकाश तरंगे समान दिशा में संचरित होती है और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है। दो तरंगे आगे जाकर एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है एक दूसरे के ऊपर, तो हो सकता है किसी बिंदु पर तीव्रता महत्तम हो, किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम हो। ये जो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता किसी किसी बिंदु पर होती है, इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जहां पर प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है उसको कहते हैं रचनात्मक व्यतिकरण, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, शीर्ष शीर्ष पर चढ़ेगा, गर्त गर्त पर चढ़ेगा तो तीव्रता महत्तम होगा, रचनात्मक व्यतिकरण। लेकिन शीर्ष यदि गर्त पर चढ़ेगा तो तीव्रता न्यूनतम होगा, उसको कहेंगे विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग कहेंगे। छोड़िए इसको। फिर से शोर नहीं करना है। आपका अकाउंट खराब है क्या? देखिए ये हमारे पास एक मान लीजिए मीन पोजीशन है,
और यहाँ भी एक मीन पोजीशन। चले यहाँ से एक वेव्स निकला इसे, 1 2 3, इस तरह से। अच्छा हुआ कि कमजोर स्टूडेंट ये सब क्लास में नहीं है, नहीं तो उसको लगता है कि दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, निश्चित रूप से लगता है उसको। ये सब चैप्टर में कमजोर स्टूडेंट रहेगा ना, लगेगा कि ये दुनिया उसके लिए बना ही नहीं है, बेकार है वो। देखिए ये दो वेव्स है, और दोनों वेव्स की खासियत मुझे बताइए क्या क्या है। और ये दोनों वेव्स आकर एक बिंदु पर क्या होती है, सुपरपोज्ड होती है। चलिए खासियत मुझे बताइए क्या क्या है। सबसे पहले मुझे बताइए दोनों का तरंग दैर्ध्य क्या है। यहां से यहाँ एक चक्कर लेमडा, यहां से यहाँ एक चक्कर फिर से लेमडा, और यहां से यहाँ एक चक्कर फिर से लेमडा। इसका भी देख लीजिए, ये भी लेमडा लेमडा, दोनों का तरंग दैर्ध्य क्या है, समान है। और हम ये मानकर चलते हैं दोनों का आयाम भी लगभग क्या है, समान ही मानकर चलते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी समान है। एक चक्कर में इन्होंने, एक सेकंड में इन्होंने 10 चक्कर लगाया, तो ये भी एक सेकंड में 10 चक्कर ही लगा रहा है। क्या क्या चीजें समान है, तरंग दैर्ध्य समान है, आवृत्ति समान है, दोनों एक दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रही है। वह दो तरंग जिनका तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति समान हो और समान दिशा में संचरित होता हो, वैसे दो तरंग को हम कहते हैं कला संबद्ध तरंग, कोहेरेंट वेव्स। याद रखना, कला संबद्ध तरंग कहा जाता है। आपको कहेगा कला संबद्ध तरंग की दो विशेषताएं लिखिए। पहली तो ये समान दिशा में संचरित होती है, दूसरी इसका तरंग दैर्ध्य समान होता है, तीसरा इसका आयाम और आवृत्ति भी क्या होती है, समान होती है। जब समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगे समान दिशा में संचरित होती है तो इन्हें कला संबद्ध तरंग कहा जाता है, कोहेरेंट वेव्स कहा जाता है। अब देखिए, पहले एक सेकेंड में इसका गर्त पहुंचा तो इसका भी गर्त, फिर अगले एक सेकेंड में इसका शीर्ष तो इसका भी शीर्ष पहुंचेगा, इसका गर्त फिर गर्त पहुंचेगा, फिर इसका शीर्ष पहुंचेगा। ये कोहेरेंट वेव्स कहलाता है। अब आइए, हम चाहते भी हैं कि एक का शीर्ष पहुंचे तो एक का गर्त पहुंचे तो दूसरे का भी गर्त पहुंचे, और एक का शीर्ष पहुंचे तो दूसरे का भी शीर्ष पहुंचे, हम यही चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब तरंग कैसा होगा, कोहेरेंट होगा, कला संबद्ध होगा। सुनिए इसके बाद की क्या स्थिति है, ये कितना डिग्री, 0, ये पाई, 0 पाई, ये 2 पाई, ये देखिए 4 पाई, ये 5 पाई, 6 पाई लाइक दिस, ये भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। चलिए मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, देखिए जिस समय ये चलना शुरू किया उसी समय ये भी चलना शुरू किया, जिस समय ये चलना शुरू किया उस समय ये भी चलना शुरू किया, जिस समय इन्होंने आधा चक्कर पूरा किया है उस समय ये भी आधा चक्कर पूरा किया, जिस समय ये 2 पाई एंगल बना रहा है, एक चक्कर पूरा कर रहा है, उस समय ये भी एक चक्कर पूरा कर रहा है। हम बोलेंगे दोनों तरंग समान कला में गति कर रहा है, दोनों का फेज क्या है, एक जैसे समान कला में गति कर रहा है, और समान कला में गति कर रहा है तो मुझे बताइए इसका कलांतर कितना होगा, कलांतर 0, कलांतर का मतलब कला में अंतर, इसका भी फेज 0, यहाँ 0, 0 माइनस 0, यहाँ पर इसका फेज पाए, इसका भी फेज पाए, तो फेज में डिफरेंस कितना होगा, 0 हो जाएगा। पथांतर कितना है, पथ में अंतर, ये भी 0, क्योंकि जिस समय इन्होंने कितना दूरी तय किया लेमडा, उसी समय ये भी कितना लेमडा माइनस लेमडा क्या 0, तो इसका पथांतर भी क्या हो गया, 0 हो गया। ये देख लीजिए,
कलांतर पथांतर आप देखते जाइए इसका कैसा वेव्स है, दोनों कोहेरेंट वेव्स है। अब हमने क्या किया, इस वेव्स को देखिए, इस वेव का ये वाला भाग हमने खत्म कर दिया। अब ये वेव यहां से शुरू हुआ, ये देख लीजिए। अब मुझे बताइए, ये यहां से शुरू हो रहा है, तो ये फेज कितना हुआ 0, यहाँ कितना पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई। अभी भी देखिए इस बिंदु पर एक का गर्त आएगा तो दूसरे का भी गर्त ही आएगा, तीव्रता मैक्सिमम होगा। दूसरे का शीर्ष, इसका भी शीर्ष, इसका गर्त, इसका भी गर्त, इसका शीर्ष, तो इसका भी तीव्रता क्या होगा यहाँ महत्तम। अभी भी तीव्रता यहाँ महत्तम ही होगी। हाँ, अलग बात है कि इसके बाद ये वेव्स ही क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब तक ये वेव्स है, दोनों का एक साथ शीर्ष पहुंच रहा है और दोनों का एक साथ गर्त पहुंच रहा है। चलिए मुझे बताइए, ये 0 है, इसका फेज कितना है, ये मैं इसे बोल रहा हूं, जिस समय इसका फेज 2 पाई हुआ उस समय इसका फेज कितना है, तो फेज में अंतर कितना का है 2 पाई का, तो इसका कलांतर हो गया 2 पाई। पथांतर, जिस समय इसका पथ लेमडा है उस समय इसका पथ 0, तो पथांतर कितना, और हमने पढ़ा भी है कि लेमडा पथ में कितना फेज होता है 2 पाई, एक लेमडा में कितना फेज 2 पाई होता है। ये देख लीजिए कलांतर और पथांतर। चलिए इसी तरह मुझे अब बताइए, यदि कलांतर 4 पाई हो तो पथांतर कितना होगा 2 लेमडा, यही ना। कलांतर 6 पाई होगा तो ये 3 लेमडा। क्या समझ आ रहा है, यदि करा 2 पाई लेमडा, तो मैं आपसे पूछूंगा कलांतर को फाई से लिखते हैं और पथांतर को डेल्टा पी से। मैं पूछूंगा दोनों में संबंध बताइए, क्या बोलेंगे आप। ऐसे होगा कलांतर बराबर 2/2 पाई बटा लेमडा गुना पथांतर। ये देख लीजिए, आप पथांतर रखते जाइए, पथांतर क्या रखिए लेमडा, लेमडा लेमडा कैंसल, तो कलांतर कितना लेमडा पर 2 पाई है भी। पथांतर कितना रखिए 2 लेमडा रखिए, 2 लेमडा रखिए, तो लेमडा लेमडा कैंसल, 2 2 ये 2 लेमडा 2 2 4, कितना पाई 4 पाई हो जाएगा। पथांतर 3 लेमडा रखिए यहाँ, फिर से लेमडा लेमडा कैंसल, यहाँ 3 बचेगा, 3 2 6 पाई, तो 3 पाई रखेंगे तो कलांतर कितना होगा 6 पाई। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछता है कलांतर और पथांतर में संबंध है, ये संबंध है, कलांतर बराबर 2 पाई बट्टा लेमडा इंटू पथांतर करके, या पथांतर बराबर पथांतर यानी डेल्टा पी, तो लेमडा बट्टा 2 पाई गुना कलांतर हो जाएगा। चलिए इस बिंदु की मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये दोनों तरंग आकर इस बिंदु पर क्या हो रही है, सुपरपोज अध्यारोपित हो रही है, तो इस बिंदु पर तीव्रता क्या है महत्तम हो रही है। चाहे गर्त आएगा फिर भी तीव्रता महत्तम, और शीर्ष आएगा फिर भी तीव्रता महत्तम। और ये जो तीव्रता महत्तम हो रहा है ना, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे रचनात्मक व्यतिकरण या संतोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपके एग्जाम में पूछेगा रचनात्मक व्यतिकरण किसको कहते हैं, लिखेंगे अध्यारोपित क्षेत्र में वह बिंदु जिस बिंदु पर दोनों तरंगों का गर्त या दोनों तरंगों का शीर्ष एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है। इस घटना को प्रकाश का रचनात्मक व्यतिकरण कहा जाता है। रचनात्मक व्यतिकरण में कलांतर कितना होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। पथांतर कितना होगा 0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। चलिए इसको और अच्छा स्वरूप दीजिए आप,
इसको क्या लिख दूं मैं, ये लिख दूं 2n इंटू पाई लिखा जा सकता है, जहां पर n 0 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा ना। n के जगह आप 0 रखिए तो ये क्या हो गया 0, n के जगह 1 रखिए तो ये क्या हो गया 2 पाई, n के जगह 2 रखिए 2 दूना 4 पाई, n के जगह 3 रखिए 3 दूना 6 पाई, n के जगह 4 रखिए 4 दूना 8 पाई। तो आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कहेगा रचनात्मक व्यक्तीकरण में कलांतर होता है, आपको ऑप्शन यही रहेगा 2n पाई कलांतर होगा 2n पाई। अच्छा 2n के बारे में किसी को मालूम है ये क्या है, ये सम संख्या का रिप्रेजेंटेशन है ना, सम संख्या का रिप्रेजेंटेशन कितना होता है 2n, 2n एक सम संख्या होता है, तो इसको मैं लिख देता हूं सम गुना पाई, ये भी याद रखना है। यानी रचनात्मक व्यक्तीकरण में जो कलांतर होगा वो पाई का कौन सा गुणज, समगुणज होगा, पाई का समगुणज होता है रचनात्मक व्यक्तीकरण। कहेगा रचनात्मक व्यक्तीकरण में कलांतर रखिए या शर्त लिखिए, लिखेंगे रचनात्मक व्यक्तीकरण का शर्त है कि जो कलांतर है, तरंगों के बीच जो कलांतर है वो पाई का क्या होना चाहिए समगुणज, या क्या बोलेंगे 2n, ये तो कलांतर हो जाएगा, पथांतर n लैम्डा 0 1 2 3 4 5 यही है ना, तो 0 1 2 3 4 5 ये क्या n, इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n लैम्डा। कहेगा रचनात्मक व्यक्तीकरण में पथांतर होता है कितना n इंटू लेमडा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि मैं यहाँ 2 दे दूं यहाँ 2n, तो नीचे क्या करना पड़ेगा 2 से भाग देना पड़ेगा, n लेमडा तो था 2 2 कैंसल, 2n क्या है सम संख्या और ये लेमडा बटा 2, तो पथांतर किसका समगुणज है लेमडा बाय 2 का। याद रखना है रचनात्मक व्यक्तीकरण में कलांतर पाई का समगुणज होगा, लेकिन पथांतर लेमडा बाय 2 का समगुणज होगा। लेकिन आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, पथांतर कितना होगा n लेमडा होगा, ये तो हमने इससे मैच करने के लिए बना दिया n लेमडा 2n पाई, n का मान रखते जाइए कलांतर आपको निकलता चला जाएगा। रचनात्मक व्यक्तीकरण का परिभाषा पूछ सकता है आपसे, कलांतर पथांतर में रिलेशन पूछ सकता है, कलांतर दे देगा कहेगा कलांतर दे देगा कहेगा पथांतर बताइए, कलांतर आपको यहाँ दे दिया 6 पाई, तो पथांतर कितना हो जाएगा 3 लेमडा, पाई पाई कैंसिल 2 3 6 3 लेमडा, 6 पाई पर कितना होता है 3 लेमडा होता है। चलिए ये तो रचनात्मक व्यक्तीकरण है जहां तीव्रता महत्तम होती है। अब इसका मैं अपोजिट आ रहा हूं, सुनिए ये फिर से हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है और यहां से एक लाइट वेव्स ऐसे निकली और ऐसे चली गई, ये देख लीजिए, मिलाइए इसको, फिर यहां से देखें, यहां से एक लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे गई ये देख लीजिए, और दोनों आकर इस बिंदु पर क्या हुई सुपरपोज हुई। हम यदि दोनों की आयाम को लगभग एक जैसा मान ले, लगभग समान मान ले, ये तरंग जब पहुंचेगा तो इस पार्टिकल्स को यहाँ के कण को नीचे, और ये पहुंचेगा तो यदि ये 5 है ये भी 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर नीचे ये 5 यूनिट ऊपर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हुआ 0, आयाम बचा ही नहीं, और आयाम नहीं बचा तो तीव्रता भी खत्म, ये जगह कैसा दिखेगा डार्क। इस व्यक्तीकरण को हम विनाशी व्यक्तीकरण कहते हैं, विनाशी व्यक्तीकरण। तो याद रखना है जब दो, ये भी कला संबद्ध तरंग ही है, कला संबद्ध तरंग कहने का मतलब दोनों समान दिशा में जा रहा है, दोनों का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति भी क्या है सेम ही है। देखिए तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति जब तक समान नहीं होगा तब तक
दोनों का शीर्ष गर्त या गर्त गर्त या शीर्ष शीर्ष एक दूसरे पर नहीं जा सकता, कोहेरेंट होना ही चाहिए तरंग को। यहाँ पर डार्क जगह हो जाएगा, तीव्रता खत्म हो जाएगी, इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। चलिए इसमें अब कलांतर पथांतर ये सब आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखिए तो एक चीज, अच्छा इसका शीर्ष से शुरू होगा ना, थोड़ा सा मैं इसको ये देख लीजिए, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, लाइक दिस। ये कितना हो गया लेमडा, फिर यहां से यहाँ लेमडा, फिर यहां से यहाँ लेमडा, 3 लेमडा पथ लंबाई। ये कितना 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, लाइक दिस। ये लेमडा, ये हमारा लेमडा, और ये फिर हाफ लेमडा, हाफ लेमडा ये ना, यहां से यहाँ लेमडा, तो यहां से यहाँ हाफ लेमडा। तो देखिए तो यहाँ पर, या फिर आप इधर से ही कर लीजिए ना, कहा है उधर जाना, इधर से करते हैं, इसी यहां से यहाँ को क्या मान लेते हैं हाफ। ये देखिए इसको क्या मान लेते हैं हाफ लेमडा, ये पूरा क्या है लेमडा, और ये पूरा लेमडा। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कलांतर कितना है। कलांतर 0, ये जिस समय ये पा है उस समय ये क्या है, तो कलांतर कितना है पाई का। पथांतर जिस समय ये लेमडा चल चुका है उस समय ये कितना लेमडा बाय 2, तो लेमडा में से लेमडा बाय 2 जाएगा कितना लेमडा बाय 2 होना चाहिए ना। 2 पाई में लेमडा, 2 पाई में कितना पथ होता है लेमडा, तो पाई में कितना होगा लेमडा बाय 2, वही तो हो रहा है यहाँ। चलिए अब इसको हटा दीजिए, सोर्स को हमने यहाँ जो सोर्स था ना उसको हमने यहाँ ले आया, सोर्स को यहाँ ले आया। बताइए क्या है 0, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये 3 पाई, और ये लेमडा बाय 2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कलांतर कितना रहा, अभी भी गर्त और शीर्ष पहुंच रहा है, फिर इसका शीर्ष पहुंचेगा तो इसका गर्त, इसका गर्त पहुंचेगा तो इसका शीर्ष पहुंचेगा, डार्क ये जगह अभी भी रहेगा। चलिए ये 0 है तो ये कितना है 3 पाई, कितना का अंतर 3 पाई का, बड़ा सिंपल है। इसमें 0 2 4 6 हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है एक, उसमें सम संख्या हो रहा था, इसमें विषम संख्या आ रहा है सब। पथांतर 1.5 ना, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 2, और ये कितना है आधा, 2 में से आधा जाएगा 1.5, 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2 लेमडा। ये देख लीजिए, अब इसी तरह बढ़ाइए, 4 नहीं होगा, विषम संख्या होगी ना, 4 पाई, 5 पाई, संगति का असर ऐसे ही पड़ता है। चलिए 5 पाई बटा ये 5/2, 5/2 लेमडा, उसके बाद कितना होगा 7 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 7/2 लेमडा हो जाएगा। ये देख रहे विनाशी व्यतिकरण का ये कलांतर और पथांतर हो गया। अब इसका मास्टर फॉर्मूला निकालिए, क्या आएगा, ये किसका जनरल रूप है विषम, विषम संख्या का जनरल रूप बताइए तो 2n, ये सम संख्या, और सम संख्या में एक जोड़ते जाइए क्या बनेगा, ये विषम संख्या का जनरल रूप है, और यहाँ क्या लगा देते हैं पाई। अब करते n का मान रखते जाइए, आपको ये सब मिलते चला जाएगा। तो आपके एग्जाम में पूछेगा विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है 2n+1 इंटू पाई, 2n+1 को बोलते हैं विषम, तो पाई का कौन सा गुणज, तो विनाशी व्यतिकरण का कलांतर पाई का विषम गुणज, और रचनात्मक व्यतिकरण का कलांतर पाई का सम गुणज था। पथांतर निकालिए, पथांतर क्या हो जाएगा हमारा, हमारे पास फॉर्मूला होता है पथांतर का, कितना अभी था फॉर्मूला
पता लेमडा बट्टा 2 पाई गुना कलांतर, यही था ना। अभी फॉर्मूला हमने तुरंत बताया था, पथांतर का फॉर्मूला याद रखना है। अब कलांतर रखिए, कितना रखना है आपको। कलांतर हमारे पास कितना है, लेमडा बट्टा 2 पाई, और कलांतर हमारे पास ये है जनरल फॉर्मूला 2n प्लस 1 इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल। ये देखिए तो क्या बच गया, 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो मुझे बताइए, इतना ही आ रहा है ना। हाँ, ये क्या है, विषम संख्या, और ये लेमडा बट्टा 2। तो विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर है वो पाई का समगुणज है, और पथांतर ये लेमडा बाय 2 का विषम गुणज हो जाएगा। यहाँ विषम है, इससे पहले क्या था, यहाँ सम था। आपको दोनों फॉर्मेट याद है, खास करके ये याद रखना है। कलांतर होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, और पथांतर होगा 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। सेम फॉर्मेट अभी इसमें था, ये देखिए, इसमें पाई का समगुणज, लेमडा बाई 2 का समगुणज, उसमें सम की जगह था विषम, ये सेम था। सम की जगह उसमें विषम था, पाई वहां भी था। तो ये आपको याद रखना। कहेगा रचनात्मक व्यतिकरण का निम्नलिखित में से क्या शर्त है, तो रचनात्मक व्यतिकरण का शर्त ये 2n पाई। कहेगा रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है कितना, 2n गुना लेमडा बट्टा 2, या इसका कम चांस है ये रहेगा n लेमडा रहेगा, या रहेगा सम गुना लेमडा बट्टा 2। उसी तरह विनाशी व्यतिकरण का ये हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो व्यतिकरण का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखे तो जल्दी। देखिए, जब 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 समान आवृत्ति तथा जब समान आवृत्ति तथा समान तरंगदैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगे समान तरंगदैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगे समान दिशा में संचरित होकर 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 एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। समान दिशा में संचरित होकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। तो तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है। न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। लिखे नीचे।
एक नंबर लिखिए रचनात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रचनात्मक व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए लिखिए, इसी परिभाषा में महत्तम वाला को निकालेंगे तो रचनात्मक और न्यूनतम तीव्रता वाला को विनाशी। लिखिए लिखिए अध्यारोपित क्षेत्र में वह बिंदु, 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 अध्यारोपित क्षेत्र में वह बिंदु जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगों का शीर्ष, दोनों तरंगों का शीर्ष अथवा दोनों तरंगों का गर्त, अथवा दोनों तरंगों का गर्त, अथवा दोनों तरंगों का गर्त, दोनों तरंगों का गर्त, दोनों तरंगों का गर्त एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित होता है, तो उन बिंदुओं पर, तो उन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं पर प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता, उन बिंदुओं पर प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता, प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता, आयाम तथा तीव्रता दोनों महत्तम हो जाता है। प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता दोनों महत्तम हो जाता है, दोनों महत्तम हो जाता है, दोनों महत्तम हो जाता है। इस घटना को रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। लिख लीजिए मेरे साथ, रचनात्मक व्यतिकरण का शर्त कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, लाइक दिस, बराबर इसको लिख सकते हैं 2n पाई, बराबर लिख सकते हैं 2n को लिखेंगे सम गुना पाई, पथांतर कितना था 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इसको क्या लिख सकते हैं n लेमडा, या 2n गुना लेमडा बट्टा 2, या 2n को लिखेंगे सम और लेमडा बट्टा 2। और कलांतर बराबर क्या होता है, कलांतर बराबर होता है 2 पाई बट्टा लेमडा, 2 पाई बट्टा लेमडा गुना पथांतर, या कलांतर को लिखते हैं फाई से 2 पाई बट्टा लेमडा गुना पथांतर को डेल्टा पी से। अच्छा, क्या इसको मैथमेटिकल प्रूव किया जा सकता है शर्त को? आंसर यस, इसको हम मैथमेटिकल भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही एडवांस मैथमेटिक्स का यूज करके। एक फॉर्मूला आएगा आपको, आयाम बराबर ओवर रूट ऑफ
a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव, और वहां से ये शर्त दोबारा आ जाएगा। हमने शर्त किसके मदद से बताया? डायग्राम के मदद से शर्त को। तो मैथमेटिकली भी ये शर्त हम निकाल सकते हैं। चलिए, यदि ये हो गया तो लिखिए विनाशी व्यतिकरण, लिखा डैश। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, हम लोग टाइम क्रॉस कर चुके हैं। विनाशी व्यतिकरण। कल हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, आज से कल का हो ही गया ये आज ही। कल हम लोग 10 से 12 केवल टेस्ट करेंगे, 31 को हम लोग 10 से 12 क्लास करेंगे, 31 को खत्म हो जाएगा ये हमारा। लिखिए विनाशी व्यतिकरण, कल केवल टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। विनाशी व्यतिकरण टेस्ट आपको अलग अलग सेट में हो सकता है कुछ लोगों का क्वेश्चन भी मैच ना करे। लिखिए तो उसी तरह लिख लीजिए। लिखिए अध्यारोपित क्षेत्र में, 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 अध्यारोपित क्षेत्र में जिन बिंदुओं पर पहले तरंग का शीर्ष, जिन बिंदुओं पर पहले तरंग का शीर्ष, पहले तरंग का शीर्ष दूसरे के गर्त पर, पहले तरंग का शीर्ष दूसरे के गर्त पर, पहले तरंग का शीर्ष दूसरे के गर्त पर। लेकिन 31 को जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, 240% चांस है कि इस बार वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 240% चांस है उसका। क्वेश्चन क्या है? क्विक पास में कोई क्वेश्चन होगा, यंग के द्विघीरी प्रयोग का वर्णन करे तथा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करे। एक तरह से देखा जाए तो उसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन है। यंग का द्विघीरी प्रयोग अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ये भी क्या है? एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो केवल फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक पूछेगा ना, तो उतना ही करना है, चौड़ाई ही निकालना है, यंग का द्विघीरी प्रयोग बताना नहीं है। लेकिन यंग का द्विघीरी प्रयोग बोलेगा तो केवल उतना ही करना है। दोनों आज तक एक साथ नहीं पूछा है, मैंने दोनों को क्या किया है? एक साथ दे दिया है। पहले तरंग का शीर्ष दूसरे के गर्त पर, कि ऑप्टिक्स का नियम ही, आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिएगा, चैप्टर 9 और 10। एक बार चैप्टर 9 से मैं बता देता हूं, किसी को मत बताना, टीचर बनोगे। चैप्टर 9 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर 10 से 0, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। फिर अगले साल क्या, ये एक साल है, फिर अगले साल क्या करेगा? चैप्टर 9 से 1, चैप्टर 10 से 1। फिर अगले साल क्या करेगा? चैप्टर 9 से 2 और चैप्टर 10 से 0 क्वेश्चन पूछेगा। इस बार कौन सा वाला साल है? सोचिए। हाँ, ये वाला साल है। हाँ, ये वाला साल है इस बार। चैप्टर 9 से कितना क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन फिर भी हम लोग सिक्योरिटी जोन बना कर रखते हैं कि चैप्टर 10, क्योंकि चैप्टर पिछले साल चैप्टर 9 से 1 पूछा था और चैप्टर 10 से 1 पूछा था। चैप्टर 10 से 1 कौन पूछा था? वो जो कल हमने बताया था, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो ये जो अभी मैं कल 31 तारीख को बताऊंगा, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, वो अगले साल यदि नहीं पूछता है तो उसके अगले साल क्या है? तब तो उसका पैटर्न ही आ जाएगा ना, क्योंकि पिछले साल ये पैटर्न पूछा है, तो इस साल चैप्टर 9 से ही 2 क्वेश्चन लेना चाहिए। फिर भी हमने उस क्वेश्चन को दे दिया, कहीं पूछ दे, लेकिन अगले साल कंफर्म चैप्टर 10 से क्या करना है? एक पूछना। आप पैटर्न देख लीजिए, ये 1-2 साल का पैटर्न नहीं है, ये 2009 से अभी तक इसी तरह चलता आ रहा है, आप करके देख लीजिएगा। अध्यारोपित क्षेत्र में एक तरंग का शीर्ष दूसरे के गर्त पर, या दूसरे का शीर्ष पहले के गर्त पर, या दूसरे का शीर्ष पहले के गर्त पर, या दूसरे का शीर्ष पहले के गर्त पर, दूसरे का शीर्ष पहले के गर्त पर
दूसरे का शीर्ष पहले के गर्त पर अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित होता है, तो अध्यारोपित होता है तो उन बिंदुओं पर प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता, उन बिंदुओं पर प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता, 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 प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता दोनों न्यूनतम होता है। प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता दोनों न्यूनतम होती है। प्रकाश की आयाम तथा तीव्रता दोनों न्यूनतम होती है। इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। लिख लीजिए, कितना से ये शुरू हुआ था? पाई से, पाई, 3 पाई, 5 पाई, लाइक दिस, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू पाई। 2n प्लस 1 को बोलते हैं विषम, यानी पाई का विषम गुणज। पथांतर, कितना से था? लैम्डा बाय 2, 3 बाय 2 लैम्डा, 5 बाय 2 लैम्डा। इसको भी हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी विषम गुना लैम्डा बाई 2। ये फॉर्मूला आपने देखा है? परिणामी सदिश का नहीं देखे हो? दो सदिश का योगफल क्या होता है? ओवर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ a1 a2 है, ये पहले तरंग का आयाम और ये दूसरे तरंग का आयाम, और ये फाई क्या है? दोनों तरंगों के बीच कलांतर है। ये क्या हम इसको मैथमेटिकल ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं हम लोग मैथमेटिकल। तीव्रता I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू ओवर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। जब तो तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होगा तो टोटल आयाम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो टोटल आयाम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और A1 पहले का आयाम, A2 दूसरे का आयाम। यदि आयाम शीर्ष वाला है तो प्लस, गर्त वाला है तो माइनस ले लेंगे हम लोग। हम लोग यंग का द्विघ्री प्रयोग देखेंगे परसों 31 को।